नमस्कार दोस्तों, आज सुनिए पूरे खानदान का अपमान। पृथ्वीपाल सिंह का परिवार किसी जमाने में अपने इलाके का जमींदार हुआ करता था। समांग यानी पुत्र के धनी थे, इसलिए जब जमींदारी प्रथा समाप्त भी हुई तो हो गई, मगर वे जमीन बचाने में कामयाब हो गए। उनके दादा के पास 1000 बीघे से ज्यादा जमीन थी। उनके पिता 4 भाई थे और उन चारों भाइयों के भी 4-4, 5-5 लड़के, यानी कुल सगे चचेरे भाई मिलाकर पृथ्वीपाल सिंह स्वयं 18 भाई और 1 दर्जन बहनें थीं। बहनें सभी अपने अपने घर चली गई थी। चचेरे भाइयों के साथ बंटवारा हो चुका था, मगर स्वयं के चारों सगे भाई सम्मिलात ही रहते थे। 4 भाइयों में कुल 12 भतीजे और 6 भतीजियां थीं। सभी मिलजुल कर रहते थे। सम्मिलित परिवारों में अक्सर बड़े भाई तथा उनके पत्नी की जिम्मेवारी सबसे अधिक होती है। पृथ्वीपाल सिंह सबसे बड़े थे, इस नाते वे परिवार के गार्जियन थे और उनकी जिम्मेवारी सभी भाइयों से अधिक थी। ऐसी परिस्थितियों में यदि अपने बच्चे भाइयों के बच्चों पर 20 हों फिर तो बहुत अच्छा, वरना भाइयों के बच्चे यदि 20 निकलने लगते हैं तो बड़ी दंपति के लिए सहज रह पाना कठिन होने लगता है। पृथ्वीपाल सिंह इस नियम से अछूते नहीं थे। पृथ्वीपाल सिंह सभी भाइयों से बड़े जरूर थे, मगर उनके बच्चे काफी देर से हुए, इसलिए उनके अपने बच्चे उनके कई भतीजे भतीजियों से छोटे थे। देर से पैदा हुए बच्चे अक्सर ज्यादा लाड प्यार पाते हैं और उनके जिद्दी होने की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए उनके अपने बच्चे लाड से माथे पर चढ़ रहे थे। भाइयों के बच्चे डांट फटकार से पढ़ाई लिखाई व अन्य कामों में बीस पड़ने लगे तो सबसे पहले परेशानी उनकी पत्नी को हुई, और जैसा कि होता है बिना जड़ फुनगी की दूसरी बातों का बहाना लेकर भाइयों में बंटवारा हो गया। पृथ्वीपाल सिंह पत्नी की हठ के आगे विवश थे, चाहकर भी उसे समझा बुझा नहीं पाए और बंटवारा नहीं टाल पाए। दयादिने यानी देवरानी एवं जेठानियां आपस में कटी कटी सी रहने लगी। भाइयों में बोलचाल कम हो गई। बच्चे अपने अपने माता पिता की नजरों के सामने चचेरे भाई बहनों के साथ आंखें मिलाने से कतराने लगे। धीरे धीरे सब सामान्य हुआ तो 3 फरीक में मेल मिलाप स्थापित हो गया। बच्चों की बड़ी ताई यानी पृथ्वीपाल सिंह की पत्नी कुसुमा देवी कुछ अलग स्वभाव की थी। उनका मायका ससुराल से थोड़ा ज्यादा धनी था, हरदम अपने मैके की धौंस जमाती थी, मैके के रोब में रहती थी, इसलिए बड़ी ताई यहाँ अपने देवर देवरानियों को अपने से नीचा समझती थी। बात बात पर नीचा दिखाने के बहाने ढूंढती रहती थी। मिलकर रहना, दूसरों की भावनाओं को समझना उन्हें नहीं आता था। परिवार सम्मिलित था तो पृथ्वीपाल सिंह को खेती बाड़ी की चिंता नहीं थी। जन मजदूरों को लेकर खेती का काम तीनों छोटे भाई संभाल रहे थे, इसलिए अलग होने के बाद तीनों छोटे भाइयों की खेती तो वैसे ही चलती रही, पर पृथ्वीपाल सिंह की खेती लटखड़ाने लगी, और एक बार खेती लटखड़ाने लगी तो आमदनी का साधन भी डगमगा गया। छोटे भाइयों ने उनकी मदद करनी चाहिए तो बड़ी ताई को छोटों का एहसान लेना मंजूर नहीं हुआ। जमीनें बिकनी शुरू हो गई। बिना पर्याप्त कारण के यदि किसान की जमीन बिकनी शुरू हो जाए तो फिर गांव में उसका वजन भी उसी अनुपात से गिरना शुरू हो जाता है। हितैषियों की बातें उसे बुरी लगने लगती हैं। छद्म हितैषी उसे बर्बादी का ज्ञान देने लगता है। शत्रु खुश हो जाते हैं और गांव का गया से गया गुजरा भी उससे मुंह फेर कर उल्टा आंख दिखाने लगता है। गणेशी राम के 4 लड़के गुजरात के सूरत शहर में बेलदारी करते थे। सूरत में कहते हैं कि रुपए का नोट उड़ता रहता है, पकड़ने वाला चाहिए। घंटा देखकर दिहाड़ी करने वालों के अलावे अपने निजी काम में वहां हर कोई अच्छी कमाई करता है। गत्ते से डब्बा बनाने वाले, डब्बे में साड़ियां पैक करने वाले, कपड़े की थान की पैकिंग तथा गांठ सिलाई करने वालों के लिए सूरत में काम की कभी कमी नहीं होती। इसी तरह टेम्पो ट्रकों पर बेल चढ़ाने उतारने वाले बेलदारी मजदूरों को भी कभी काम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। गणेशी के 2 लड़के
पहले बड़ोदरा के कपड़ा रंगाई छपाई मिलों में हेल्परी करते थे। जब उन्हें बेलदारी के पैसे के बारे में पता चला तो हेल्परी छोड़कर बेलदारी करने लगे। चस्का लगा तो दो भाई गांव में थे, उन्हें भी बुला लिया और चारों मिलकर पैसा कमाने लगे। मन के टूटे हुए लोग तथा गरीबों की आमदनी अचानक बढ़ जाए तो सामान्य लोगों की तरह अचानक उसका खर्चा नहीं बढ़ता। खर्चा बढ़ने के बजाय उसकी बचत बढ़नी शुरू हो जाती है, और एक बार जब बचत शुरू हो जाती है तो सबसे पहले उसका उद्देश्य होता है वह वस्तु प्राप्त करना जो बचपन से उस व्यक्ति या परिवार का सपना हो, या जिसके अभाव में वह स्वयं को कमजोर महसूस करता आया हो। गणेशी राम के लिए यह वस्तु थी गांव में जमीन। पृथ्वीपाल सिंह के जैसे और भी कई कभी समर्थ रहे किसान थे जिनकी जमीनें बिक रही थी, जिसे गणेशी राम जैसे सदियों से भूमिहीन रहे लोग खरीद रहे थे। सदियों से भूमिहीन रहे गणेशी राम को जब 4 या 5 बीघे जमीन हो गए तो खुद को जमीन वाला समझने लगा। उसमें भी जमीन वालों जैसी अकड़ आ गई, तेवर बदल गए। उसके लड़के भी अब हम किसी से कम नहीं वाली तड़ंग में रहने लगे। पिछले महीने पृथ्वीपाल सिंह के लड़कों का किसी बात पर अपने चचेरे भाइयों से लड़ाई झगड़ा हो गया, जिसमें पृथ्वीपाल सिंह के दोनों लड़के सुरेंद्र और महेंद्र चचेरे भाई वीरेंद्र के हाथों बुरी तरह पीट गए। बड़ी ताई का खून खौल गया। उसके बश की होती तो वीरेंद्र का हाथ पैर तोड़कर बैठा देती। गुस्से पर काबू नहीं था, करती तो क्या करती। मन को समझाने के लिए 150 गालियां और श्राप देकर मन को शांत किया। गणेशी के चारों बेटे छुट्टी में गांव आए हुए थे और अपने खेत में काम कर रहे हैं। उस खेत की आरी से पृथ्वीपाल का खेत लगता था। पृथ्वीपाल सिंह को लगा गणेशी के लड़के आरी काटकर उसके खेत की ओर बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपने लड़के सुरेंद्र को देखने के लिए भेज दिया। गणेशी के लड़के सचमुच आरी काट रहे थे। तू मैं हुई, विवाद बढ़ा तो सुरेंद्र ने उसे 2-4 थप्पड़ खींच दिया। गणेशी और उसके लड़के जो पहले कितनी बात गाली सुनने के बाद भी सर झुकाकर बड़े भैया कहकर बातें किया करते थे, इस बार अकड़ गए। बदला लेने के लिए सुरेंद्र सिंह का हाथ पकड़ लिया और चारों भाइयों ने चारों तरफ से घेर लिया। सुरेंद्र को ऐसा अनुमान बिल्कुल ही नहीं था। अब वह पछता रहा था। ओह, कहाँ गोबर पर लात मार दी। वह डर गया। उसने सोचा आज तो वह इन चारों भाइयों के हाथों पीट जाएगा। गांव में उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। उसका साथ देने वाला तो दूर, कोई बचाने वाला भी नहीं है। गणेशी के बेटों ने इस बदले हुए हौसले व तेवर के 3 कारण थे। पहला तो वह मालिक नौकर तथा दमन लिहाज वाला समय समाप्त हो गया था। अब कोई भूखा से भूखा भी किसी बड़े से बड़े धनी की बात नहीं सुनता। दूसरा, थोड़ा ही सही मगर जमीन खरीदकर वह अपने आप को जमीन वाला समझने लगा था। और तीसरा सबसे बड़ा कारण पृथ्वीपाल सिंह का अपने ही भाइयों से अनबन तथा अलग थलग पड़ जाना था। गणेशी के बेटों को लगा अभी कुछ दिनों पहले ही तो यह अपने भाइयों से पीटा है, कोई नहीं आया बचाने, इसलिए वे यदि इसकी पिटाई कर भी देते हैं तो कोई बोलने नहीं आएगा। इसके अपने चचेरे भाई भी इसकी बेइज्जती अथवा इसके पीटने पर उल्टे खुश ही होंगे, मगर कोई बोलेगा नहीं। थोड़ी देर के लिए कुत्ते भी जब हष्ट पुष्ट और संख्या में ज्यादा होते हैं तो अकेले में किसी कमजोर शेर को देखकर उसे भौंक कर भगाने का साहस जुटा लेते हैं। मगर गणेशी के बेटों का यह वहम था कि सुरेंद्र को बचाने वाला कोई नहीं है। वीरेंद्र अपने घर की छत पर टहल रहा था। अचानक उसकी नजर गणेशी के बेटों पर पड़ गई कि वह सुरेंद्र का हाथ पकड़ रहे हैं। उसका खून खौल उठा। अभी कुछ ही महीने पहले उसने सुरेंद्र और उसके भाई महेंद्र दोनों की दुश्मनों की तरह धुनाई की थी, मगर अब उसी दुश्मन भाई को कोई दूसरा, खासकर गणेशी के लौंडे कैसे आंख दिखा देंगे। साली मुट्ठी भर जमीन क्या खरीद ली, मेरे खानदान को हाथ लगा देंगे। इनकी इतनी औकात अभी कहाँ हुई है। जितना वो साल भर कमाते हैं उतना तो हमारा साल का सिर्फ जेब खर्चा है। उससे कहीं 4 गुना खर्च तो हम अपने बच्चों के जन्मदिन पर कर देते हैं। इसकी इतनी हिम्मत। भाई का अपमान उससे सहा नहीं गया। आखिर अपना खून था। सुरेंद्र के अपमान का मतलब था पूरे खानदान का अपमान।
उसने वहीं से आवाज लगाई, ओए सुनो, खबरदार जो सुरेंद्र को किसी ने हाथ लगाया, साले हाथ काट देंगे, ठहर जा, मुझे आने दे। गणेशी के लड़के डर के मारे ठिठक गए। उन्हें अचरज हो रहा था, वीरेंद्र बाबू को क्या हो गया? हम तो उनके दुश्मन की बेइज्जती करना चाह रहे थे। तब तक वीरेंद्र अपने 2-3 चचेरे भाइयों के साथ वहां पहुंचा। जाते ही उसने कड़कते हुए पूछा, किसने हाथ पकड़ा था रे मेरे भाई का? कोई जवाब न मिलने पर पुनः गाली देते हुए उसने पूछा, मैं पूछता हूँ किसने हाथ पकड़ा था मेरे भाई का? मेरे सामने आ। गणेशी के बेटों की हवा खराब थी। फिर कोई जवाब नहीं। इस बार वीरेंद्र ने सुरेंद्र से पूछा, सुरेंद्र तू बता, किसने पकड़ा था तेरा हाथ? सुरेंद्र ने गणेशी के बड़े लड़के की तरफ इशारा किया। तड़ातड़ वीरेंद्र ने 4-5 जोरदार झापड़ उसके कान पर जमा दिया। वह कान सहलाता हुआ बोला, लेकिन भैया आप सुरेंद्र से पूछो, पहले उसी ने हम चारों भाइयों को मारा है। उसने बिल्कुल सही मारा है तुझे। तू मेढ़ क्यों काट रहा है? 2 कट्ठा खेत क्या खरीद लिया, 50 बीघे वालों को आंख दिखाने लगा। कहकर वीरेंद्र ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर और जड़ दिया। माफ कर दो भैया, गलती हो गई, पांव पड़ता हूँ। चारों भाइयों ने हाथ जोड़ लिए। तुझे सूरत के पैसों की गर्मी है ना? 2-4 साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगा, सब निकल जाएगी। ये मेढ़ तूने काटा है ना? अब इसे ऐसे ही रहने दे। खबरदार जो इसे दुरुस्त किया, सरपंच देखेगा, पुलिस आएगी, अमीन आएगा, मुकदमा होगा, तभी आगे कुछ होगा। गणेशी के लड़के जानते थे कि वे सचमुच आड़ी काट रहे थे। पुलिस थाने में गलती उन्हीं की साबित होगी। लगे गिड़गिड़ाने, हाथ जोड़ने, पांव पड़ने, माफी मांगने। वे हर हाल में थाना पुलिस से बचना चाहते थे। वीरेंद्र का सगा मामा जिले के पुलिस मुख्यालय में बड़ा पुलिस अधिकारी था। पिछले महीने वीरेंद्र और सुरेंद्र की जो लड़ाई हुई थी, उसमें गलती सुरेंद्र की ही थी। सुरेंद्र के अपने खेत खाली पड़े रहते थे और चाचा के खेतों में फसल लहलहाती थी। इसलिए ईर्ष्यावश वह जानबूझकर वनों में घूमती नीलगाय के झुंड को वीरेंद्र के खेतों की तरफ हड़का आता था। 1-2 बार वीरेंद्र ने अपनी आंखों से सुरेंद्र की हरकतों को देख भी लिया था। वीरेंद्र ने यह बात जब सुरेंद्र से पूछी तो वह भड़क उठा। बात बढ़ी तो रेकार तुकार और तू में से आगे पहुंच गई। इसी बात पर वीरेंद्र ने उन दोनों भाइयों को पकड़कर कूट दिया था। सुरेंद्र हालांकि वीरेंद्र के हाथों मार खा चुका था, मगर फिर भी अब वह लज्जित हो रहा था। मैं कैसा भाई हूँ जो उसके खेतों का नुकसान कराने के लिए नीलगायों का झुंड ढूंढता रहता था, और एक यह भाई है जिसका इतना नुकसान पहुंचाने के बाद भी आज बाप दादे का नाम मिटने से बचाया। वह चाहता तो मेरे पीटने का तमाशा देखकर मन ही मन खुश भी हो सकता था। बाद में बीच बचाव करने के बहाने मुझे और भी जलील कर सकता था, मगर नहीं, वह मेरे जैसे तुच्छ विचारों का नहीं है। सुरेंद्र का मन कर रहा था भाई के पांव पकड़कर खूब रोए। भाई के प्रति उसके मन का सारा द्वेष और मैल छंट चुका था। भाई न होता और गणेशी के लड़के उस पर हाथ छोड़ देते तो आज उसकी इज्जत की हमेशा हमेशा के लिए थू थू हो जाती। जीवन भर वह गांव में सर उठाकर नहीं चल पाता। रात को उसने अपने मन की सारी बातें अपने माता पिता को बताई कि जिसे हम अपना दुश्मन समझते हैं, कैसे आज उसी अपने खून ने ही खून को पहचाना, वरना आज अजात यानी दूसरी जाति के लड़के उस पर हाथ छोड़ देते। बड़ी ताई को महसूस हुआ उसका असली बेटा तो सचमुच वीरेंद्र ही है। बचपन से जिसे वह देखना नहीं चाहती थी, ईर्ष्या से जलती भूनती रहती थी, आज उसी ने परिवार की इज्जत बचाई है। खेती और धन का जो नुकसान हुआ है, हो रहा है, उसकी तो आज न कल भरपाई संभव है, हो ही जाएगी। मगर एक बार गांव के मजदूरों के हाथों पीट जाने से कई पीढ़ियों के नाम पर धब्बा लग जाता। धन्य है मेरा वीरेंद्र। मैं कल सवेरे उससे माफी मांगूंगी और उसने यदि मुझे माफ कर दिया तो उसे अपने गले से लगाऊंगी। पृथ्वीपाल सिंह मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दे रहे थे। भगवान का शुक्र है उनकी पत्नी को सद्बुद्धि आ गई है। कुसुमा देवी को अपने पिछले सभी किए पर
बड़ा दुख और पश्चाताप हो रहा था। बेटी तो आखिर वह भी बड़े परिवार की ही थी। मन की ईर्ष्या और द्वेष ने उसकी जिस बुद्धि विवेक को दबा दिया था, उस ईर्ष्या का अंत हो चुका था। उसे आभास हो चुका था कि वह जो कर रही थी वह गलत था। अब वह अच्छा करके दिखाएगी। अब तक उसने जितना तोड़ा है उससे ज्यादा जोड़ के दिखाएगी। अगली सुबह वह वीरेंद्र और उसकी माँ से माफी मांगने पहुंची। बड़ी ताई छोटी दयादिन के पांव छूना चाहती थी। वीरेंद्र की माँ ने उसे तेजी से लपक कर उठाया और उसके गले से लगकर रोने लगी। नहीं दीदी, मुझे इस पाप का भागी मत बनाओ। जब से यह घर बना है पहली बार तो आप चौखट के भीतर आई हो और मेरे पांव छूकर मुझे नरक में ढकेलना चाहती हो। हमने तो सदा से ही आपको अपना बड़ा माना है। बड़ों के पांव छूने का अधिकार मेरा है। मुझे आशीर्वाद दो, बच्चों को आशीर्वाद दो, घर संभालो, परिवार संभालो। 3 महीने बाद जब दिवाली आई तो चारों भाइयों के मकान एक ही रंग में रंगे थे। एक ही प्रकार की बिजली बत्तियों से चारों घर सजे थे। एक ही चार दीवारी के भीतर चारों घर बड़े सुंदर दिख रहे थे, जिनका एक ही बड़ा सा मुख्य दरवाजा था और दरवाजे पर एक काले ग्रेनाइट का नाम पत्र लगा था, जिस पर सुनहरे अक्षरों से लिखा था, चौधरी पृथ्वीपाल सिंह निवास। ऐसा लग रहा था जैसे चारों मकान प्रेम और भाईचारे की छत के 4 स्तंभ हों। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी क्रम में लेकर आएंगे और भी रोचक एवं ज्ञानवर्धक कहानियाँ। कहानी यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कहानी सुनिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।